क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और मैं इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी 3D सीरीज की एंड 4D सीरीज, 5D सीरीज या ए ब्लॉक एलिमेंट की, उसको कवर करूंगा। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो जब भी आप एग्जाम देंगे तो आप 100% जो है इस चैप्टर की क्वेश्चन को करेक्ट जो है राइट कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ जो है लास्ट तक बने रहिए, ध्यान से देखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के मिड में है पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप नंबर आप देखेंगे 3rd से लेके ग्रुप नंबर 12 तक है। मतलब इसमें टोटल ग्रुप कितने हैं आपके? टोटल ग्रुप 10 है, लेकिन ग्रुप नंबर 3rd से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें आप देखेंगे कि सीरीज कितने गिवन है, तो सीरीज इसमें जो है 4 गिवन है, 3D है, 5D है, 4D है एंड क्या है 5D है। आप ध्यान से देखिए, टोटल एलिमेंट इसमें 40 है। यहाँ पे देखेंगे तो स्कैंडियम से स्टार्ट है और लास्ट आपका जिंक है, इसे हम 3D सीरीज बोलते हैं। एट्रियम से आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, कैडमियम, ये आपकी 4D सीरीज है। और यहाँ 5D से देखेंगे तो लैंथेनम है, फिर देखिए लैंथेनम में 57 है, इसके बाद 58 नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं कि 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट जो है 4F सीरीज में होते हैं, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिनियम 89 है, लेकिन 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट 5F में होते हैं, जो 5F सीरीज उसको बोलते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि 57 और 89, 57 के बाद 58 नहीं है और 89 के बाद 90 नहीं है, मतलब 14 एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। जो 14 एलिमेंट नहीं है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट में है। तो जो 14 एलिमेंट यहाँ नहीं है वो एफ ब्लॉक में है, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट। और 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नेम से भी जानते हैं। तो देखिए ये क्या था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम आते हैं करेक्ट, कहाँ पे जो सीरीज गिवन है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसे बोलते हैं 3D सीरीज। इसी से रिलेटेड जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 3D सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी जो जनरल ट्रेंड्स है वो क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और आपसे एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से लेके जिंक तक बनना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? n-1d 1 to 10, और फिर क्या है? ns 1 to 2 है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैग्नीज है यहाँ 25 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे राइट करेंगे? पहले हम AR लिखेंगे। AR का मतलब है कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है आपके बाहर निकल गए, बचा कितना? फिर हम इसमें 4s2 लिखेंगे, मतलब AR के बाद आप 4s लिखेंगे। 4s पहले लिखेंगे 3D के, तो 4s2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 18 to 20 हो गया, कितना बचा है? 5। तो कितना हो जाएगा? 3D 5। तो उसका रीजन आप क्या बताएंगे कि पहले 4s में हम क्यों फिल करते हैं? अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फिल करेंगे। तो 4s हम पहले इसलिए फिल करते हैं क्योंकि n+l जो है रूल फॉलो होता है। n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल कितने? 4 में 4 है। s का मतलब कितना होता है? 0, तो टोटल यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे 3D में आएंगे तो देखिए 3D में क्या है? नंबर ऑफ सेल 3 है, d का मतलब है 2, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं, इसलिए पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम 3D में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपसे बनेगा तो आप जो है इसके जनरल ट्रेंड को फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करके रखा हुआ है, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन फिल है। तो पहले आपको किसमें फिल करना है? पहले आप 4s में फिल करेंगे, फिर जो है आप किसमें फिल करेंगे? 3D सीरीज में, मतलब D में जो है आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है जो पार्शली फिल्ड हो, मतलब जिसमें डी ऑर्बिटल जो है पार्शली फिल्ड हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। आप ये बता सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसे ही बोलेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? D1 to 9 होना चाहिए। अब देखिए पहले यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट है n-1d 1 to 10, ns कितना है? 1 to 2 है। यहाँ पे जो ns आपको दिख रहा है ये आपका बैलेंस सेल है, ये बैलेंस सेल है। और जो n-1 दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। तो ध्यान से देखिए पेनल्टीमेट सेल है n-1d, और ये क्या है? आपका बैलेंस सेल है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 to 10, ns कितना है? 1 to 2 है।
तो अब ध्यान से देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। तो आप ये बताएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसे ही बोलेंगे जो पार्सली फिल्ड क्या हो, डी ऑर्बिटल हो, मतलब डी सेल में जो है सब सेल में पार्सली फिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 9 है, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1 to 9 है डी में, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कंसीडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉट, बताएंगे नो, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसे नहीं बोलते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पे इनका कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 3D10 होता है, मतलब D10 होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे जिंक का D10 होगा और कैडमियम का 4D10 होगा और Hg का क्या होगा, 5D10 होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, D10 होता है। तो आप आंसर ये बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसे नहीं बोल सकते हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 हो, मतलब यदि वो फुलफिल्ड होते हैं और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, D10 शो करते हैं, उसे हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट एंड क्या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही क्या होता है, D10 होता है, इसलिए इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर के लिए यदि Cu पॉजिटिव है तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। क्या है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। अब 29 है तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, यस से 1 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 3D10 बचेगा। ये क्या हो गया, 3D10 है। लेकिन यदि हम Cu2 पॉजिटिव की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D9 होगा। क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 3D9 होगा। तो मतलब ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D9 शो कर रहा है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्या ग्राउंड स्टेट दोनों में ही क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया हुआ है, तो आपसे ये बनना चाहिए। यदि आप ये सीख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कर पा रहे हैं, तो आप जो है जितने भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं आप उसे अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s पे कितना है, 2 है। टाइटेनियम में 2 है, यहाँ पे कितना है, 4s पे 2 है। फिर वेनेडियम में कितना होता है, 3D3 होगा, 4s 2 है। आपको दिख रहा होगा क्रोमियम और कॉपर में आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन दिख रहा होगा। क्रोमियम और कॉपर आपका जो है ये एक्सेप्शन है, तो उसका रीजन क्या है, क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। तो उसका रीजन है ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी एंड क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम में आपको 3D5 दिख रहा है, 3D4 होना चाहिए, और ऐसे ही कॉपर में 3D9 होना चाहिए, लेकिन 3D10 है। तो आप ये बताएंगे कि हाफ फील्ड और क्या फुल फील्ड में जो है ये मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाता है, तो यहाँ पे 5 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1। ऐसे ही चीजें यहाँ पे भी है, यहाँ पे 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 10। यस से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, फुलफिल जो है एक्स्ट्रा स्टेबल है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप ये बताएंगे ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ये बनना चाहिए, आप यदि ये अच्छे से कर पाएंगे तो आप जितने भी जनरल ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट है और मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया है, तो आप अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके जनरल ट्रेंड क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या गिवन है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं। तो आप ये बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है, तो जब आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम पीक पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है क्रोमियम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। यहाँ देखिए ध्यान से, क्रोमियम में देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 6 है। फिर मैग्नीज का बिहेव अनएक्सपेक्टेड है,
तो मैग्नीज और जिंक का जब भी केस आता है तो आप ये बताएंगे कि इनका जो है बिहेव जो है अनएक्सपेक्टेड है। रीजन क्या है कि हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, और जो जिंक है आपका वो फुलफिल्ड है, वो भी क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो आपको रीजन ये बता देना है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है और वो जो है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो मैग्नीज आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड दिखेगा, तो आप बताएंगे क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन D5 है। अब यहाँ पे देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम है, तो क्रोमियम तक देखिए आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक की तरफ आएंगे तो डाउन होता हुआ, कम होता हुआ दिख रहा है। उसका रीजन है कि जो पेयरिंग है, देखिए कॉपर आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जो पेयरिंग है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आयरन से स्टार्ट हो रही है, इसलिए जो है तो देखिए आयरन से जो है आपको दिखता है कि डाउन होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, तो आयरन से ही पेयरिंग स्टार्ट है, इसलिए जब यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी तो मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल कम हो जाएगा। मतलब आप ये बताएंगे जब आप इधर आएंगे जिंक की तरफ तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो है आपके फिल हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, रीजन बताएंगे, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, हाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रेटर होता है, मतलब ज्यादा होता है, हायर होता है। क्यों होता है तो आप बताएंगे कि ये क्या होते हैं, पार्सली फिल्ड है, तो जब पार्सली फिल्ड होंगे तो मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्जिंग ऑफ क्या, ऑर्बिटल। तो आप ये ग्राफ से समझ गए होंगे कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज करता है, फिर आपका डाउन होते लगता है। तो रीजन क्या है कि पेयरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो ये क्या हो जाएगा, डाउन होगा। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट गिवन है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मीन्स होता है कि एंथैल्पी चेंज जितना भी हो रहा है, यदि हम किसी मेटल से एटम को बाहर निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए एच नॉट से। तो देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। और किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल लैटिस पे, मतलब जो आपके मेटल है वो किस क्रिस्टल में कैसे फिट है, मतलब जो एटम है मेटल के अंदर वो कैसे उसमें फिट है, उस पे भी डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ग्राफ गिवन है, 3D है, 4D है, 5D है। तो आपको यहाँ पे मिड में दिख रहा होगा अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपका जो मिड वाला एलिमेंट है जैसे मैग्नीज है, टेक्नीशियम है, रिहेनियम है, तो इनका जो है अनएक्सपेक्टेड बिहेव दिख रहा है, तो आप बताएंगे ड्यू टू द D5 कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिएगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ये बोल सकते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन सिमिलर टू द मेल्टिंग पॉइंट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा होंगे और उसका क्रिस्टल लैटिस, मतलब जो मेटल है उसमें जो एटम फिट है वो किस साइड से जो है, किस टाइप से जो है उसमें फिट है, उस पे भी डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ध्यान से देखेंगे जब आप 3D सीरीज पे जाते हैं तो ये देखिए जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज होता है तो पीक पे होता है ग्राफ, और जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होती है तो आपका ग्राफ जो है डाउन होता है। यहाँ पे जो है आपको मिड में क्या दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड दिख रहा है, तो आप इसके लिए बताएंगे D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या राइट करेंगे, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मोर क्या हो सकता है, मोर बॉन्ड और फॉर्म, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड फॉर्म होंगे, जब उतना ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होगी तो उतनी ही हीट हमें क्या होगी, रिक्वायर होगी। तो आप बताएंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड क्रिस्टल लैटिस। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि वैनेडियम और एंड क्रोमियम बीच एलिमेंट शो द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आप क्रोमियम में देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड आपको दिखेंगे यहाँ पे D5 और यस में कितने हैं, 1 है, तो मतलब टोटल 6 है। यहाँ पे कितने हैं, वैनेडियम में 3 है, वैनेडियम में कितने हैं, 3 है। फिर भी आप देखेंगे तो वैनेडियम का ज्यादा है किससे, क्रोमियम के कंपेयर में। तो आप रीजन बताएंगे कि इसका क्रिस्टल लैटिस में, मतलब इसके क्रिस्टल लैटिस में जो एटम फिट है मेटल में वो जो है स्ट्रांगली फिट है, तो उनको बाहर निकालने के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा हीट जो है वहां पे रिक्वायर्ड होगी। इसलिए वैनेडियम जो है ग्रेटर शो करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके कंपेयर में, आपके क्रोमियम के।
तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड क्रिस्टल लैटिस में जो आपके मेटल है उसमें जो एटम फिट है वो कैसे फिट है उस पे डिपेंड करेगा। 3D सीरीज का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा 4D, और लास्ट किसका होगा 5D। मतलब 3D सीरीज में जो है आप देखिए ध्यान से, 3D सीरीज का ऐसे ग्राफ है और 4D देखिए इसी में गिर रहा है, 5D जो है इसमें आ रहा है। तो 3D का जो है सबसे ग्रेटर है, फिर क्या है आपका 4D है, और फिर क्या है 5D है। मतलब ऑर्डर आप बताएंगे 3D 4D एंड क्या 5D। एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई, तो ध्यान से देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज जो है जनरल ट्रेंड क्या है, आपका डिक्रीज होना चाहिए। मतलब यदि आप लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है आपकी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ स्कैंडियम से आप आ रहे हैं, ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, यहाँ पे कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। तो ध्यान से देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल की जो एटॉमिक साइज है वो सिमिलर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों है, फिर कॉपर एंड जिंक की जो है इंक्रीज क्यों कर रही है जबकि डिक्रीज होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 by 1 आपका इंक्रीज होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज जो है आपकी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो देखिए ध्यान से आयरन, कोबाल्ट, निकल की एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रही है, आयरन, कोबाल्ट, निकल की एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों है, फर्स्ट क्वेश्चन है। कॉपर एंड जिंक की एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों कर रही है जबकि नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल की जो है एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों है और कॉपर एंड जिंक की इंक्रीज क्यों करती है, जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्यों है। तो रीजन देखिए आप ये बताएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के। तो जैसे ही हम यहाँ आयरन में आते हैं तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, देखिए ध्यान से पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, आयरन से ही पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट के लिए इनर कोर इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन से पेयरिंग स्टार्ट होगी तो उतना ही क्या हो जाएगा, शील्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि जितना शील्डिंग इफेक्ट है उतना ही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट है उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इस वजह से आयरन, कोबाल्ट और निकल की एटॉमिक साइज क्या है, आपकी सिमिलर है। फिर यहाँ पे कॉपर एंड जिंक की आप देखेंगे तो इंक्रीज कर रही है। तो कॉपर एंड जिंक की इंक्रीज इसलिए कर रही है क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कॉपर एंड जिंक में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें भी D10 है, इसमें भी D10 है। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह फुलफिल हो जाएंगे तो प्रॉपर शील्डिंग होगी, या शील्डिंग ज्यादा होगी तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इसलिए ये क्या होती है, अचानक आपकी इंक्रीज करने लगती है। तो आप इसका आंसर ये बता सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे ग्रेटर देन है किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, इसलिए जो है इसकी एटॉमिक साइज क्या हो रही है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो रही है। फिर से देखिए कॉपर और जिंक की इंक्रीज क्यों हो रही है, तो आप बताएंगे कि ये फुलफिल्ड हो गए। जब फुलफिल्ड हो गए तो क्या होगा, प्रॉपर शील्डिंग होगी, मतलब इनर कोर इलेक्ट्रॉन जो है शील्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह फिल हो जाते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे शील्डिंग ज्यादा होती है तो वो कंपनसेट नहीं कर पाती कि इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कम हो जाता है और शील्डिंग ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे एटॉमिक साइज या आयनिक साइज जो है इंक्रीज करती है। और आयरन, कोबाल्ट, निकल की एटॉमिक साइज जो है सिमिलर इसलिए है क्योंकि यहीं पे पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो यहीं से शील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना ही क्या होता है, शील्डिंग होता है। तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, तो कंपनसेट करेंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई कर देते हैं, जिस वजह से इसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकल की एटॉमिक साइज सिमिलर इसलिए होती है क्योंकि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उतना ही स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, आयरन से ही पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो उतना ही क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होने लगता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक साइड और एक साइड क्या है, आपका शील्डिंग इफेक्ट, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे एटॉमिक साइज आयरन, कोबाल्ट, निकल की क्या होती है, सिमिलर होती है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि 4D और 5D सीरीज की एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप रीजन बताएंगे, ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या रीजन बताएंगे, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। मतलब
पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन फील होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक साइज, या जिरकोनियम से हैफनियम को हम अलग नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? या इन दोनों का जो बिहेव है सेम कैसे हो रहा है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों हो रही है? तो आप ये बताएंगे जिरकोनियम एंड हैफनियम, जिरकोनियम और हैफनियम जो है सेम एटॉमिक साइज इसलिए शो करते हैं ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। आप ये बताएंगे कि जिरकोनियम एंड हैफनियम जो है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन यहाँ पे शो होता है, इसलिए इनकी एटॉमिक साइज क्या है? सिमिलर है। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल इन गैसियस एटम, मतलब गैसियस एटम से वन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यदि हम वन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर वहां पे सेकंड लगेगा, यदि फिर से हम निकालते हैं तो वहां पे थर्ड लगेगा। तो ध्यान से देखिए, जो जनरल ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो जो है जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड हो जाता है, मतलब जैसे इंक्रीज होना चाहिए वैसे इंक्रीज नहीं होता। तो उसके मेजर रीजन क्या है? अनइवन एटॉमिक रेडियस, मतलब आप ये देखेंगे कि इनका एटॉमिक रेडियस जो है अनइवन है, फिक्स नहीं है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाएंगे तो डिक्रीज होगा, आयरन कोबाल्ट निकिल के पास आप जाएंगे तो वहां पे ऑलमोस्ट हैव सिमिलर एटॉमिक साइज, फिर आप कॉपर जिंक के पास जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जबकि आपको डिक्रीज होना चाहिए साइज को। सेकंड क्या है? रीऑर्गेनाइज एनर्जी, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो एटम को फिर से क्या होना पड़ता है? रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मतलब आप उसको फिर से एक्सचेंज करना पड़ता है, तो रीऑर्गेनाइज होता है। तो 2 रीजन आप बताएंगे मेजर क्या है? अनइवन एटॉमिक रेडियस है, सेकंड क्या है? रीऑर्गेनाइज एनर्जी। आप फिर यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे है D5, तो देखिए ये क्या है? आपका स्टेबल है, स्टेबल से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज्यादा लगेगी, क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल से यदि अनस्टेबल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। और यहीं पे यदि हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे D6 है और आप यहाँ D5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, D6 का मतलब है अनस्टेबल, जब अनस्टेबल है यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये स्टेबल हो जाएगा, जब स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल से किधर जा रहे हैं? स्टेबल की तरफ। तो यहाँ पे अनस्टेबल है, यहाँ पे क्या है? स्टेबल है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी कम लगेगी। क्या लगेगी? आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। आपको लर्न रखना है, स्टेबल से अनस्टेबल होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, यदि अनस्टेबल है और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप जो है स्टेबल हो जा रहे हैं तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आपकी कम लगेगी। तो लर्न रखेंगे D0, D5, D10 ये कॉन्फ़िगरेशन है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी? यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। रीजन ये है कि ये जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो स्टेबल से अनस्टेबल होंगे तो ज्यादा लगेगी, अनस्टेबल से यदि स्टेबल हो रहे हैं तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। ऑर्गेनाइज एनर्जी का क्या मतलब है कि जैसे ही हम S से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो एटम को फिर से क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम बोलते हैं रीऑर्गेनाइज एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है 5D की ज्यादा होगी, 5D सीरीज की, फिर 4D की होगी, फिर किसकी होगी? 3D सीरीज की, मतलब 3D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट राइट किया है, ये आपके बुक में बना हुआ है। तो जितने भी आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं वो क्या है? आपके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे यहाँ पे टाइटेनियम में देखिए ये +4 है तो मोस्ट स्टेबल है, फिर आप देखेंगे बेनेडियम में +5 है, क्रोमियम में +3 एंड प्लस क्या है? +6 है, मैग्नीज में +2 एंड प्लस क्या है? आपका 7 है, आयरन में आप देखेंगे +2 एंड +3 है, कोबाल्ट में +2 एंड +3 है, फिर आप निकिल में देखेंगे तो +2 है, और आप कॉपर में देखेंगे तो आपका +2 है, और लास्ट में आप देखेंगे जिंक में क्या है? +2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो आप रीजन बताएंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसका रीजन क्या है? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन यहाँ पे जो है N-1D
इलेक्ट्रॉन मतलब इनर के जो है n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में क्या करते हैं, इस आप जो है ns इलेक्ट्रॉन, जो आउटर के ns इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके बीच जो है स्मॉल एनर्जी गैप है, इसके बीच क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप है, और बोथ आर पार्टिसिपेट इन ए केमिकल बॉन्डिंग, इसलिए जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो आप रीजन बताएंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनर कोर इलेक्ट्रॉन मतलब n-1d जो इलेक्ट्रॉन है और आउटर ns इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके बीच स्मॉल एनर्जी गैप है, इसलिए जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है इससे कि ट्रांजिशन एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं और कहां करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ट्रांजिशन एलिमेंट जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसका रीजन है कि मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग है जो तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है, उस वजह से यहाँ पे जो मेटल है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे आयरन, ये जो है आयरन आपका यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे CiCO4, यहाँ पे जो निकल है आपका ये भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आप रीजन बताएंगे ड्यू टू द सिनर्जिक बॉन्डिंग, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग हो जाती है, जो लिगेंड है यहाँ पे, लिगेंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो पाई एक्सेप्टर होते हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर आप बताएंगे और सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो इस वजह से क्या होता है कि मेटल जो है यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर यही राइट करना है। ध्यान से देखिए, यदि स्कैंडियम के लिए आता है, ये स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, तो आप बताएंगे D0 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये Cr3 के लिए आता है, Cr3 पॉजिटिव, तो आप बताएंगे T2G3 एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड। यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव के लिए आता है तो आप बताएंगे D5 कॉन्फ़िगरेशन। Fe3 पॉजिटिव के लिए आता है तो आप बताएंगे D5 कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे यदि आता है Fe2 पॉजिटिव के लिए तो आप बताएंगे E नॉट वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, उतना ही क्या होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा। फिर यहाँ पे देखिए CO2 पॉजिटिव से CO3 पॉजिटिव, तो आप बताएंगे T2G6। क्या बताएंगे आप, T2G6। Eg और T2G6 जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है, जिसको आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर यदि कॉपर पॉजिटिव के लिए आता है तो आप 3D10 बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ग्रुप 6 के एलिमेंट गिवन है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, और आपका ये वुल्फन मतलब टंगस्टन है, और ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, आपका नाइट्रोजन वाली फैमिली है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से देखिए, हैवियर एलिमेंट आपका क्या है, यहाँ पे टंगस्टन है, जिसको हम W बोलते हैं, वुल्फन इसका नेम है। तो यदि यहाँ पे +6 ये शो करता है, +6, क्योंकि क्रोमियम वाला ग्रुप +6 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे देखिए राइट है कि MO6 मतलब ये MO6 और आपका W6 मोर स्टेबल देन किससे है, Cr इससे मतलब क्रोमियम 6 से, मतलब ये 6 पॉजिटिव वाला जो है आपका लेस स्टेबल है Cr, इसके कंपेयर में आपके हैवियर एलिमेंट के। तो रीजन क्या है, और यहाँ पे देखिए आप, यदि हम +3 की बात करें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो क्रोमियम जो है आपका मोर स्टेबल है किससे, आपके मोलिब्डेनम और किससे है, वुल्फन से मतलब टंगस्टन से है। तो रीजन बताएंगे कि हैवियर एलिमेंट सो लो ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप बताएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर क्या इफेक्ट। क्वेश्चन समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि जो हैवियर एलिमेंट है जैसे वुल्फन है, मोलिब्डेनम है, ये जो है मोर स्टेबल है +6 के केस में, लेकिन +3 में ऐसा नहीं, क्यों? तो आप ये बताएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए +6 में आपको ये दिख रहा है कि आपका जो है टंगस्टन ज्यादा है, फिर आपका मोलिब्डेनम है, फिर क्रोमियम है, लेकिन यहीं पे आप +3 के केस में आते हैं, मतलब +3 जब ऑक्सीडेशन स्टेट से होता है तो क्रोमियम आपका ग्रेटर है, फिर आपका मोलिब्डेनम है, और फिर आपका क्या है, टंगस्टन है। जैसे क्वेश्चन ये गिवन है कि व्हाई आर शोइंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड,
ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल जो है ऑक्साइड एंड फ्लोराइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो आप बताएंगे ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइज, सेकंड बताएंगे हाई बॉन्ड एंथैल्पी एंड क्या लैटिस एंथैल्पी। रीजन क्या बताना है, ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई बॉन्ड एंथैल्पी एंड क्या हाई लैटिस एंथैल्पी। फिर है देखिए क्वेश्चन गिवन है कि ऑक्साइड आर सुपीरियर देन फ्लोराइड, ऑक्साइड जो है सुपीरियर क्यों है फ्लोराइड से, तो आप ये बताएंगे कि ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए जो है ऑक्साइड सुपीरियर है किससे, फ्लोराइड से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इसे हम बोलते हैं ई नॉट की वैल्यू, तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, मतलब 3 पॉइंट पे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आपका क्या है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी 1 भी हो सकती है, 2 भी एंड 3 भी होती है। थर्ड क्या है आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, थर्ड हम किसको बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आपका क्या है हाइड्रेशन, H/D है यहाँ पे। तो मतलब 3 फैक्टर पे है। जैसे यम मेटल है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी दिए, तो मेटल से जो मेटल सॉलिड था वो गैसियस में कन्वर्ट हुआ, फिर गैसियस से वो आयन में यदि कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ क्या है आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आपका क्या है गैसियस जो आयन बना हुआ है उस वो जो है किसमें कन्वर्ट होता है आपका एक्वस में, तो फिर उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ई नॉट की वैल्यू 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाई, तो आप आंसर बताएंगे ड्यू टू द डिस्प्रोपोर्शनल। डिस्प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का क्या रिडक्शन। ध्यान से देखिए यहाँ पे जैसे Cu पॉजिटिव लिखा है, तो देखिए Cu पॉजिटिव से या Cu2 पॉजिटिव पे जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ Cu पॉजिटिव से देखिए Cu में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो जब किसी एक ही एटम का एक ही आयन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो वो क्या होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल। इसलिए जो है Cu2 पॉजिटिव जो है मोस्ट स्टेबल है किससे, Cu पॉजिटिव से इन एक्वस सॉल्यूशन। रीजन आप समझ गए होंगे, ड्यू टू द डिस्प्रोपोर्शन या ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। आप ये बता सकते हैं कि इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या है ग्रेटर होगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे M2 पॉजिटिव और M लिखा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है लेस निगेटिव होती है यदि हम लेफ्ट टू कहाँ मूव करते हैं, राइट साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन 2। तो देखिए ये सम आप क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी है। जैसे अब यहाँ पे देखिए जैसे मैग्नीज का केस आता है तो आप बताएंगे D5 एक्स्ट्रा स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन Ni2 पॉजिटिव Ni आता है तो मोस्ट बताएंगे निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है, और Cu2 पॉजिटिव और Cu का आता है तो आप ये बताएंगे कि डज नॉट कंपलसेट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसलिए जो है Cu2 पॉजिटिव जो है मोर स्टेबल है किससे, Cu से। यहाँ पे देखिए जिंक 2 पॉजिटिव और जिंक की है तो आप बताएंगे D10 एक्स्ट्रा क्या है ये स्टेबल है, D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल है। यदि ग्रेटर द चार्ज होगा तो ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए गिवन क्या है Cu2 पॉजिटिव एंड Cu है, तो चार्ज जो है Cu2 पॉजिटिव का ग्रेटर है, इसलिए ग्रेटर इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, और जिसकी ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वही जो है एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा मोस्ट स्टेबल होगा। फिर है स्मॉल आयनिक साइज, तो यदि स्मॉल आयनिक साइज होगी तो ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो जैसे Cu2 पॉजिटिव की जो है स्मॉल आयनिक साइज है किसके कंपेयर में, Cu पॉजिटिव के, इसलिए जो है वो मोस्ट स्टेबल है Cu2 पॉजिटिव किसके कंपेयर में, Cu पॉजिटिव के। फिर देखिए लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन, यदि हाइड्रोजन के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब हाइड्रोजन का 0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उससे यदि कम है किसी का जैसे लेस है तो वो क्या होगा, देन हाइड्रोजन दोज मेटल बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, वो बेटर क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेस देन होगी किससे, हाइड्रोजन से। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं उसका रीजन आप बताएंगे, ड्यू टू द डी ट्रांजिशन या प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेंगे, कलर वाले कंपाउंड बनाएंगे या कलर शो करेंगे। तो रीजन बताना है डी ट्रांजिशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जैसे +2 +3 या +1, तो वो जो है आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। यदि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं
वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कैसे बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मान लीजिए +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। मैक्सिमम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल जो है +8 तक शो करते हैं, जैसे ऑस्मियम है। क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो आप रीजन बताएंगे। जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं, आयनिक नेचर के भी होते हैं, कोवैलेंट नेचर के भी होते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होता है, +2, +1 या +3 है, वो मोस्टली जो है आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब यदि जो है उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मान लीजिए +4, +5, +6 है, तो जनरली वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट। तो आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो आयनिक नेचर एंड कोवैलेंट नेचर दोनों होते हैं। तो दोनों नेचर होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके लिए जो है रीजन क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकंड क्या है, बैक डी ऑर्बिटल है, थर्ड क्या है, हाई इफेक्टिव चार्ज है या वैल्यू है, हाई इफेक्टिव वैल्यू है, या आप उसको हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं। अब देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो बेस्ट कैटालिटिक या कैटालिस्ट होते हैं। ऐसा क्यों, तो रीजन आप बताएंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है सॉलिड है, तो सॉलिड प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया। सेकंड क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। थर्ड क्या है, लो द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब लोअर वैल्यू होती है किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। तो आप ये भी बता सकते हैं, जैसे आप एक्टिवेशन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया तो बीच में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो दे लोअर जो प्रोवाइड करते हैं लोअर क्या, एक्टिवेशन एनर्जी या वैल्यू ऑफ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। फिर देखिए एलॉय, ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय क्यों बनाते हैं, तो एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का। तो इनकी एटॉमिक साइज जो है सिमिलर होती है, इस वजह से जो है कैन मेक इजिली एलॉय, मतलब ये इजी क्या बना सकते हैं, एलॉय। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो मेटल है वो क्रिस्टल लैटिस में ऐसे फिट होते हैं, जो एटम है मेटल के अंदर वो ऐसे फिट होते हैं। तो इनके बीच जो है आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम वॉइड्स बोलते हैं या इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल साइज के नॉन मेटल फिट हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल जो है इस स्पेस में यहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब इनकी स्टोकियोमेट्री फिक्स नहीं होती, ये इतने हार्डर सबस्टेंस बनाते हैं जो आपके डायमंड से भी हार्ड हो जाते हैं, मतलब इतने हार्डर सबस्टेंस बनाते हैं कि डायमंड से भी हार्ड है। जैसे अब यहाँ पे TiH2 देखिए, तो इनकी नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो जाते हैं, TiH 1.7 हो जाता है। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बना लेते हैं, मतलब जो मेटल है क्रिस्टल में उनके बीच स्पेस है, जो एटम वहां पे फिट है मेटल के अंदर, तो इस स्पेस में जो है आपके स्मॉल साइज के नॉन मेटल आ जाते हैं। तो नॉन मेटल जब आ जाएंगे स्मॉल साइज के, तो वो कंपाउंड इतना हार्ड हो जाता है कि डायमंड से भी ज्यादा होता है, और इसे नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड भी बोलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है कि ये जो है या तो डायामैग्नेटिक होंगे या तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक तब होंगे, डायामैग्नेटिक ये तब होते हैं जब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड है तो ये कैसे होंगे, आपके डायामैग्नेटिक, और यदि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। मतलब यदि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक शो करेंगे बिहेवियर, और यदि अनपेयर्ड है तो कैसा शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका राइट है Cr3 पॉजिटिव, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब राइट करेंगे तो यहाँ पे D3 लिखेंगे। तो जब D3 लिखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे एक वर्ड है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जो एक फार्मूला है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है √n, n प्लस क्या है आपका 2, इसकी यूनिट होती है Bm, बोर मैग्नेटॉन। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए एक मोबाइल नंबर आप लर्न कर सकते हैं, 9290878473। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 5 यदि रहेगा तो 5.92 आप राइट करिए, 4 है तो 4.92, और यदि मान लीजिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.87, 2 है तो 2.84, 1 है तो कितना 1.73। मतलब 9290878473 ये एक मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल नहीं करना है आपको,
बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे 5 है तो ये 5.92 लिखेंगे, यदि 4 है तो 4.90 लिखेंगे, ये 3 है तो 3.87, 2 है तो 2.84 लिखेंगे, 1 है तो 1 कितना 73 BM लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव है, D3 शो कर रहा है, तो इसका हो जाएगा कितना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 87 BM। तो इसे बोलते हैं क्या मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला है म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू √n, n प्लस क्या होता है 2 होता है, जिसे बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, जिसकी लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज गिवन है, एक 4f है और क्या है 5f है। तो लेंथेनाइड जो है एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक है और एक्टिनाइड जो है 90 से लेके 103 तक है। तो देखिए ध्यान से, लेंथेनाइड को हम 4f सीरीज बोलते हैं, एक्टिनाइड को 5f सीरीज बोलते हैं। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड या एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। रीजन ये है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होती है किसके ट्रांजिशन एलिमेंट के, इसलिए जो है इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है कि लैंथेनम जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है, उसके बाद ये आते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 58 से 71 और एक्टिनाइड जो है 89 मतलब एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए उसे एक्टिनाइड बोलते हैं 90 से लेके 103 तक। तो इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है लैंथेनम की, मतलब लैंथेनाइड की +2 +3 +4, और एक्टिनियम की जो है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये बोल सकते हैं कि +3 से ये क्या करते हैं +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ब्लॉक एलिमेंट का क्या है n-2 F12 कितना है 14 है, और n-1 D02 कितना है 2, ns कितना है 2 है। तो मतलब ये आपका बैलेंस सेल हो गया, ये आपका पेनल्टीमेट सेल हो गया, ये क्या है एंटी पेनल्टीमेट सेल है। फिर देखिए यहाँ पे जो मोस्ट एलिमेंट गिवन है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सीरियम है, गैडोलियम है और लुटेशियम है। तो यहाँ F1 है, यहाँ F7 है और F क्या है 14 है, ये मोस्ट स्टेबल होंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्रोटोक्टियम है जिसका 91 है, फिर है यहाँ पे क्यूरियम 96 है और लास्ट है लॉरेंसियम 100 कितना है 3 है। तो आपको आपसे जो है इन तीनों का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए, क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड है आपके, ठीक है। और साथ में ये जो एक्टिनियम या एक्टिनाइड होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं।